चलिए ठीक है, देखते हैं। तो कल सोलर सिस्टम पढ़ाते पढ़ाते ब्लैक होल में बहुत आगे चले गए थे हम लोग, ठीक है। अब चैप्टर के हिसाब से जो है वही पढ़ाते जाएंगे, आप लोग को समझाते जाएंगे। स्टार्स की बात करते हैं, जो भी हम तारे देखते हैं। आप लोग सबसे लास्ट कुर्सी पे तीनों चले जाइए, मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होऊंगा आप लोगों से। सबसे लास्ट कुर्सी पे तीनों। स्टार्स आर द celestial object like the sun that are extremely hot and have light of their own. जो हमारे स्टार्स हैं वो एक आकाशीय पिंड है आकाश में, जो कि जी नहीं, स्टार्स में हमारे जो भी यूनिवर्स में जितनी भी चीजें आप देखते हैं, स्टार ही केवल एक ऐसी चीज है जिसके पास अपनी लाइट होती है। सन इज ऑल्सो स्टार। तो नहीं, स्टार बेटे हर तारे की अपनी लाइट होती है, हाइड्रोजन का। हाँ, मून का नहीं, लाइट कहाँ होता है मून का अपना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या है? सैटेलाइट है। हाँ सर जी, क्या बोल रहे हो यार, पहले क्लास वाली बात है। मतलब ये तो पहले क्लास से जानते हैं। अभी आज मैंने एक अभी वो पैराग्राफ दिया था अनुच्छेद लेखन बच्चों को, चौथी क्लास को। तो मैंने कहा था ना कि चांद की यात्रा, सपने में चांद की यात्रा। एक भैंस लेके चला गया और एक डॉगी। तो कह रहे कि चांद एक ग्रह है। तो मैंने बोला बेटे ग्रह नहीं होता, काट के उपग्रह लेगा, मतलब ये चलता है। अब आप लोग भी ग्रह उपग्रह में कंफ्यूज होंगे यार, ऐसे थोड़ी होता है। चलिए, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी स्टार आपको दिखता है, जैसे कि हमारा सन, जो आपको पढ़ना है, अगर वो चैप्टर रीड कर लेंगे ना, अरे जो वाटर बॉडी वाला जो चैप्टर है ना आपका, एक ड्रेनेज का एक वीडियो है मेरे पास 45 मिनट की, मैं भेज दूंगा, देख लेना, डेट्स इट। वो पढ़ो, ज्यादा अच्छा है। तो हर स्टार में हाइड्रोजन गैस ही उसकी फ्यूल में होती है। एज ए फ्यूल हाइड्रोजन गैस भरा होता है, जो कि सब मैंने लगभग आप मान के चलो हाइड्रोजन गैस का ही बना हुआ है। अगर बिल्कुल न्यू स्टार है, अभी अभी बना हुआ स्टार है, कम एज का है, तो उसमें तो हीलियम भी बहुत कम मिलेगा। समझ लो कि 100 में से कुछ ही परसेंट, समथिंग परसेंट कम ही उसमें हाइड्रोजन होगा, नहीं तो पूरा हाइड्रोजन का बना होगा। जैसे जैसे स्टार बड़े होते चले जाते हैं, उम्र बढ़ते जाती है, तो उनका हाइड्रोजन खत्म होकर जल करके हीलियम में बदलता जाता है, और फिर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कम होता चला जाता है। हाँ, हीलियम फिर आयरन में कन्वर्ट होगा और फिर और कंप्रेस होगा, उसके बाद वो न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। चलिए देखिएगा, किसी भी स्टार के अंदर इतना ज्यादा हीट और टेम्परेचर आता कैसे सर ना? उन हाइड्रोजनों का क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, उसको कहते हैं नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन। इसका मतलब ये हुआ, फ्यूजन का मतलब होता है टकराना नहीं, टकरा करके एक हो जाना। दो हाइड्रोजन के एटम जब टकराते हैं तो टकरा करके और भी टुकड़े में नहीं बढ़ते, वो टकरा करके बिल्कुल एक एटम बना, मिल करके एक एटम बना लेते हैं, जो कि हीलियम का एटम होता है। न्यूक्लियर डिफ्यूजन अगर होगा तब टूट करके अलग होना, लेकिन फ्यूजन की अगर, डिफ्यूजन और फ्यूजन इसमें अंतर है। फ्यूजन का मतलब जुड़ करके एक हो जाना, और डिफ्यूजन मतलब कि टकरा के टूट के अलग अलग हो जाना, ठीक है। In this fusion reaction, hydrogen present inside a star is converted into helium with the release of the tremendous amount of heat. और जब वो टकराते हैं और टकरा करके हीलियम में बदलते हैं, तो इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा हीट निकलती है, जो कि आपको फील होता है सूरज की रोशनी में किसी भी स्टार को। देखो, the stars appears to be small because they are very very far away from us। पता ही है, हम लोग दो चीजों में किसी भी सेलेस्टियल बॉडी से अपनी दूरी को मेजर करने के लिए दो तरह की यूनिट यूज करते हैं। आगे आएगा, मैं पहले बता देता हूं। एक होता है लाइट ईयर। लाइट एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर अप्रॉक्स चलती, तो अब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम
ईयर सेकेंड सब जोड़ जाड़ के, तो एक साल में कितनी चलेगी। तो कोई चीज लाइट एक साल में जितनी भी दूरी ट्रेवल करेगी 365 दिनों में, उसको 1 लाइट ईयर कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, देयर इज नो लिमिट ऑफ स्पेस, इसीलिए तो उसका नाम स्पेस। हाँ जी, क्या इरेजर चलेगा। देखिए, in our everyday language we do not call the sun as a star, sun को star नहीं कहते हैं, but in reality the sun is also a star. The sun is the star which is nearest to the earth. The sun looks much bigger and bright because it is much nearer to us than other stars. जो भी हमको रात में तारे दिखते हैं, वैसे तो आपको कम ही दिखते होंगे, हमने तो रात को कभी देखा भी आकाश साफ भी, तो तारे तो कम ही दिखे हैं। यहाँ पर जो प्लैनेट्स होते हैं वही हमको दिखते हैं। रात को आपको सबसे नजदीक और जो बड़े चमकीले तारे की तरह दिखता है वो एक्चुअली में प्लैनेट्स होते हैं। या तो आप मरकरी को देखते हो, नहीं तो वीनस को देखते हो। जैसे लगे बल्ब जल रहा हो, ठीक है, चांद लगा है और एक और कुछ था। सर कोई ऐसे भी तारा है जो सन से बड़ा हो। और क्या? हमारा जो सन है ना, वो मीडियम एज का भी और मीडियम साइज का भी, ना तो बहुत ही ज्यादा छोटा और ना तो बहुत ही ज्यादा बड़ा, ये मीडियम साइज का है। बहुत सारे स्टार हैं, वही तो कहा, दूर है हमसे इसलिए। डिस्टेंस ज्यादा मैटर करता है बेटा, दूर है नहीं, ऐसा कोई नहीं, यही तो कह रहे हैं ना, ऐसा कोई नहीं है। सन से नजदीक तो पहले कोई नहीं है, और जो है भी बहुत ज्यादा। सन के बाद जो दूसरा नियरेस्ट स्टार है, आप लोगों को पता ही है क्या होगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी उसका नाम है, दूसरे स्टार का, जो सन के बाद हमसे सबसे नजदीक है। और हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है, आगे आपको मिलेगा इसमें सुनने में। स्टार ही तो हीट देते हैं और कोई हीट नहीं दे सकता। स्टार के अलावा हमारे यूनिवर्स में, स्टार के अलावा हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे यूनिवर्स में कोई भी दूसरा ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो हीट दे सकता है। समझ रहे हैं? क्योंकि प्लेनेट और सैटेलाइट तो हीट दे ही नहीं सकते। ये सन भी किसी दिन से ब्लैक होता है, आधी उम्र पूरी कर चुका है। बता रहे हैं एक्चुअली क्या होता है ना, इसके अंदर से जो रेडिएशन आता है किसी भी स्टार के लाइट से, जैसे कि सन के लाइट में भी रेडिएशन हो रहा है, हर तरह की रेज है, तो उस रेज को मेजर करने के बाद पता चलता है कि इसमें जो हीट है या अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कितना हो सकता है। अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन और साइज ऑफ द स्टार, इन दोनों के बेसिस पे किसी का एज मेजर बने की, और ये अनुमान है एक तरह का। सर साइज ऑफ द सन पता है? हाँ, क्या हमारी अर्थ जितनी बड़ी है ना, हाँ, मेजर मतलब कि नहीं ऐसा नहीं है। मेजर भाई हो सकता है एग्जैक्ट, हमको तो तरीका पता नहीं कि कैसे मेजर करते हैं, उतना तो टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान कॉमन सेंस जो कहता है, तो इसको मेजर करने का कोई तरीका तो पता है नहीं है, ठीक है। हमने तो नहीं सुना और हमने नहीं पढ़ा। आप जैसे गूगल पे देखना, कुछ हो सकता है उनका अपना कैलकुलेशन, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही होता है। जो भी कैलकुलेशन होती है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। सन से अब देखो, अगर डिस्टेंस तो आसानी से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि सन की लाइट हम तक 8 मिनट और 2 सेकंड के करीब आती है, और हमें पता है कि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो उस हिसाब से हमने मेजर किया है, तो हमें पता चला कि 15 करोड़ किलोमीटर के करीब सन से अर्थ की डिस्टेंस है। लेकिन व्हाट इज द साइज ऑफ सन, मेरे पास इसका जवाब नहीं होगा। टेलीस्कोप एक किसी से पता चला होगा। चल देखिएगा, द सन, अभी बहुत सारे रिसर्च में हम लोग भी उतना नहीं फॉलो नहीं करते हैं, जो चीज पढ़ाना होता है उसी के टच में होते हैं। द सन इज अ स्टार विच इज नियरेस्ट टू द अर्थ, ये तो पता ही है। द
The star are present in the sky even during the daytime, but we cannot see them during the daytime because of the bright light of the sun. जितने भी planets, moon और जो भी स्टार हमें दिखते हैं रात में, वो सारे के सारे कहीं नहीं जाते, वो वहीं के वहीं हैं। लेकिन सूरज की रोशनी किसे? पैरानोमीटर, ठीक है। किस चीज का? साइज ऑफ द सन। बताओ। रेडिएशन जो आता है ना, मैं तो वही बोल रहा था ना कि रेडिएशन किसी भी चीज से जो रेडिएशन आ रही है, अब उस रेडिएशन के हिसाब से उसका साइज, उसका हीट, उसका जो स्ट्रक्चर है, कॉम्पोजिशन है, किन चीजों से बना है, उसी चीज से मेजर करके। वी आर नॉट साइंटिस्ट, तो आप समझ रहे ना, उस चीज को पढ़ने के लिए आपको एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ करके पीएचडी करके तब आगे जाना पड़ता है। हाँ, तो उसमें टाइम लगता है बेटे। अब जैसे बिल्कुल पता चल सकता है कि अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है ना, ये भी साइंटिस्ट लोगों को पता है कि उसका जो सरफेस, हाँ बिल्कुल ज्यादा होती है सर, घटती चली जाए। ये भी अभी ऐसा हम लोग तो फील नहीं करें, क्योंकि करोड़ों साल लग जाते हैं सब कुछ को, इन सब चीजों को होने में। ब्लैक होल तो बात की बात है, सबसे पहले सन का ही साइज इतना बड़ा हुआ। सन के मरने का मतलब क्या है? इसका साइज सबसे पहले एक बहुत बड़ा साइज का होगा, और जो ब्लास्ट होगा ना, तो उसमें सब कुछ को लेकर के, क्योंकि सन से अर्थ बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 15 करोड़ किलोमीटर। आपको पता है स्पेस में कोई बड़ी चीज नहीं होती यूनिवर्स में, हमारी बहुत नजदीक की चीज है। जिस चीज को हम देख सकते हैं अपने नॉर्मल टेलीस्कोप से, 15 करोड़ किलोमीटर। बता तो रहे हो उसमें से। आप तो कहते हो स्टार पहले कंप्रेस होता है। हाँ, तो आप कैसे बड़ा होगा? देखिए पहले क्या होगा, इसमें जितना भी फ्यूल होगा ना जलने के बाद, ये माना जाता है वो सबसे लास्ट का स्टेज है। पहले तो और फैलेगा पूरा, जितना फ्यूल है सब जल करके, अभी तो फैल ही रहा है, फैल रहा है। और लास्ट में जब कंप्रेस होगा ना सारा फ्यूल, हेलो, हाँ कहने कि घर वाला पे लगा ली ना, हाँ लगा लीजिए। तो उसमें क्या होता है कि वो कंप्रेस होने के बाद तो ब्लास्ट हो गए, ठीक है ना। अब इसके हिसाब से पहले चलते हैं, नहीं तो बहुत सारे चैप्टर हमारा आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, ब्लैक होल में ही रह जाएंगे हम लोग। देखिए छोटी छोटी चीजें इस चैप्टर में, हर लाइन में एक आपके क्वेश्चन है, आपके लिए एक क्वेश्चन है और उसका एक जवाब है कॉन्सेप्ट के ऊपर, हमारे सोलर सिस्टम से। और मैं इस चैप्टर में चाहिए पूरा हफ्ता हमारा चला जाए, सोलर सिस्टम का हर चीज पढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। आगे देखिए, अब देखो एक बात यहां पर यह भी है, द स्टार्स जो तारे होते हैं अपीयर टू मूव इन द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। हमें जो आकाश में जो तारे होते हैं, जैसे आपको ऐसे घूमते हुए तो नहीं दिखेंगे, लेकिन 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद उनका पोजीशन चेंज होता जाएगा। तो उसी हिसाब से कहेंगे कि जो भी आकाश में स्टार्स दिखते हैं हमको स्काई में, ऐसा इट अपियर्स टू बी, ऐसा फील होता है, हमको दिखता है, ऐसा महसूस होता है कि वो पूरब से पश्चिम डायरेक्शन में घूम रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि हम लोग की जो धरती है ना, वो पश्चिम से पूरब घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है, इसीलिए हम लोग को ऐसा एहसास होता है। बात समझ में आ रही है? हमें रात को स्काई में लगता है कि जो तारे हैं वो पूरब से पश्चिम घूम रहे हैं, लेकिन ये इसलिए लगता है क्योंकि धरती जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमती है, पश्चिम से पूरब के डायरेक्शन में घूमती है। क्लियर है? The star which appears stationary from the earth is pole star. तू गाना करिए, बातें कर रही है, कुछ नहीं कर रही ना।
जो स्टार होता है धरती से अगर आप देखेंगे तो आकाश में कौन सा ऐसा स्टार होता है जो हमें लगता है स्टेशनरी, वो कभी भी अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता? पोल स्टार, पोल स्टार रखते जाइए। हाँ, हमारा स्टूडेंट पढ़ रखा था वहां घड़िया स्कूल। तो पोल, छोड़िए ना उसकी स्कूल गोली मारिए, आप रियल पोल स्टार फोकस करिए। जो पोल स्टार होता है वो किसी भी कभी भी अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता। हमारे अर्थ पर जितने भी पैरेलल लाइन या लैटिट्यूड लाइन, अक्षांश रेखाएं जो है, समझते हैं ना लैटिट्यूड लाइंस, इन सारे के सारे लैटिट्यूड्स लाइन का जो ये फिक्सेशन है या डिटर्मिनेशन जो डिटरमाइन किया गया कि इतना 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है, ये 5 डिग्री है, 5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये जितनी भी आपको लाइंस दिखती है ये सारे के सारे पोल स्टार के कारण। एक मन में ये भी तो क्वेश्चन आएगा ना कि अर्थ पे हमने कैसे डिसाइड कर दिया कि यहाँ 0 डिग्री होगी, यहाँ इतनी डिग्री होगी, वहां उतनी डिग्री होगी? पोल स्टार कभी भी अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता। इसलिए पोल स्टार से जो रेज पड़ती है, प्रकाश की जो किरणें पड़ती हैं, इक्वेटर के पास बिल्कुल 0 डिग्री का एंगल बनाती है टकराते आते। और पोल स्टार मतलब पोलर, पोल पे जाके देखोगे तो बिल्कुल 90 डिग्री सर के ऊपर आपको स्टार दिखेगा बिल्कुल, तो वहां पे 90 डिग्री होता है। और जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं तो 66.5, 30 इस तरह से बढ़ता जाता है। तो याद रखिएगा पोल स्टार या ध्रुव तारा ही पूरे घूमता ही रहता है, मतलब वर्ल्ड के बिल्कुल ऐसे ही नहीं। देखिए मैं बता रहा हूँ, आप कह रहे हो पोल स्टार एक जगह रहता है लेकिन और स्टार एक जगह रहता है। हम धरती से जब भी अर्थ से देखते हैं तो कभी भी हमको उस स्टार का जो लोकेशन है ना वो चेंज नहीं दिखता, हमेशा एक ही जगह दिखता है। अब ऐसा क्यों हम बता रहे हैं आपको, वो तो मूव करते ही नहीं। सन या कोई भी स्टार की, एक सेकेंड मेरी बात सुनिए, सन या स्टार की कोई भी जो मूवमेंट होती है, ठीक है ना, वो कभी भी हम लोग फील नहीं कर सकते क्योंकि करोड़ों साल में, लाखों साल में उनका पोजीशन चेंज होता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। समझ रहे? नहीं, वो तो 250 करोड़ साल में सन पूरा एक रिवॉल्यूशन कर लेता है अपने ब्लैक होल का, ठीक है ना। तो मतलब 250, हम लोग तो भाई कुछ साल ही जीने वाले ही हैं, तो इसलिए फील करना पॉसिबल नहीं। पहले मैं इसके कॉन्सेप्ट को, पोल स्टार के कॉन्सेप्ट को बताऊं। द पोल स्टार ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई, वो हमेशा स्काई में सेम पोजीशन में रहता है। थ्रू ऑल ओवर स्टार्स appear to move from east to west, the pole star remain fixed at the same place in the sky in the north direction. पोल स्टार या ध्रुव तारा आकाश में हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही आपको दिखेगा, वो कभी भी पोजीशन आप उसकी लेफ्ट राइट कभी नहीं होती। पोल स्टार सर्दियों में दिखते हैं और हाँ केवल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से दिखता है, क्योंकि इक्वेटर के नीचे चले जाएंगे तो फिर तो उसका एंगल ही नहीं बनेगा ना। हाँ बोलिए। मैं आपको बता रहा हूँ, उसी का जवाब बता रहे हैं बेटा आपको। देखिएगा, the pole star appear to be stationary and does not change position with time because it lies on the axis of rotation of Earth. अर्थ का जो रोटेशन का जो एक्सिस है, देखिएगा इस मैंने हमारे लैपटॉप पे अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है ना, झुका हुआ जिसपे, तो अर्थ की एक्सिस जहां है ना, बिल्कुल उस एक्सिस के ऊपर ही पोल स्टार का लोकेशन माना जाता है नॉर्थ में। तो अर्थ मान लो कितनी भी घूमेगी, कहीं भी घूमेगी, उसका एक्सिस तो एक ही जगह रहेगा ना, चाहे वो कितना भी पूर्व पश्चिम घूम जाए। समझ रहे? इसलिए पोल स्टार अपने, हाँ, इसलिए पोल स्टार हमेशा अपने प्लेस में स्टेबल दिखता है। मैं आपको बता रहा हूँ, अर्थ का रेवोल्यूशन कुछ भी हो, लेकिन जो रोटेशन होता है ना, तो उसका एक्सिस, उसके एक्सिस के साथ साथ ही पोल स्टार का लोकेशन रहता है। तो मैं कह रहा था क्या एक साथ भी होता है जो हाँ, लेकिन ये आपको जानना पड़ेगा कि उसका जो 23.5 डिग्री झुका हुआ जो एक्सिस है,
23.5 डिग्री टिल्टेड जो एक्सिस है ना, तो उतने झुके हुए एक्सिस उस एंगल पे ही वो पोल स्टार है। इसलिए पोल स्टार हमेशा हमें नॉर्थ में बिल्कुल एक ही सेम प्लेस पे दिखता है, कभी भी उसका पोजीशन चेंज नहीं। आपके बुक में कोई बात नहीं ना है, मैं कह रहा हूँ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम वही बात है। क्वेश्चन है वहाँ फिगर दिखाओ ना भाई उसको। मैं भी ऐसा ही पिक्चर बनाऊंगा, बोर्ड पे पढ़ाना होता तो मैथ पढ़ाता ना मैं। अभी हम दिखाते हैं, देखिए देखो, द पोल स्टार appears to be stationary and does not change its position with time because it lies on the axis of rotation of Earth. अर्थ के रोटेशनल एक्सिस पे होता है, ठीक है। अब अर्थ का रोटेशनल एक्सिस है, मतलब अर्थ चाहे कहीं पर भी जा रही हो, अर्थ के साथ साथ ही उसका वो पोजीशन होता है। अर्थ का एक्सिस जिस हिसाब से मूव करता है, पोल स्टार के मूवमेंट भी उसी हिसाब से होती है, ठीक है। इसलिए और वो एक्सिस, जैसे मान लीजिए कि लट्टू कोई घूम रहा है, लट्टू घूमते घूमते कहीं भी चला जाए और जो उसका एक्सिस है उसी के ऊपर कोई चीज फिक्स करते हैं, तो चाहे लट्टू कहीं भी जाएगा, आपको हमेशा उसके एक्सिस पे वो चीज वहां पे पॉइंटेड दिखेगी। इसलिए ऐसा होता है, समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से वो कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती रहती है, अर्थ के एक्सिस के साथ साथ ही वो भी रोटेट करता रहता है। ये तो आइडिया नहीं है। मतलब सन इतने सालों में एक रिवॉल्यूशन करता है और ये साथ-साथ नहीं, देखिए हम आपको बता रहे हैं ना, अर्थ चाहे कैसे भी रोटेट करेगी ना, अर्थ का जो एक झुकाव बना रहता है। देखिए ये निश्चित आप समझ लीजिए, पहली बात तो ये कि अर्थ रोटेट करके हर जगह पोजीशन चेंज करेगी, हर दिन आगे पीछे तो बढ़ते रहती है। पोल स्टार उसके साथ आगे पीछे तो बढ़ नहीं सकता, मेरी बात समझ रही है। हाँ, जब अर्थ जब घूमती है ना, तो उसके जो एक्सिस का जो पॉइंट होता है, जो झुकाव होता है, हमेशा पोल स्टार की तरफ बना रहता है। 23.5 डिग्री का जो झुकाव रहता है, जब भी जहां से भी घूमेगी पोल स्टार की तरफ ही होती है, क्योंकि जो स्टार आपका होगा वो बहुत ही बड़े साइज का होता है, ठीक है। मैं आपको और भी एक एग्जांपल, हाँ पोल स्टार भी। अब जैसे देखिए, हम चाहे कहीं भी चले जाएं, इस धरती के किसी भी कोने पे चले जाएं, सन के साथ साथ घूम रहे हैं, तो हर जगह आपको लगेगा कि आप सन सामने ही आपके। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सन हमसे बहुत बड़े साइज का, ठीक है। तो जब अर्थ भी अर्थ के एक्सिस के जस्ट पॉइंट पर, जहां भी एक्सिस का पॉइंट है, वहीं पर आपको क्या कहते हैं कि पोल स्टार का लोकेशन होता है। तो अर्थ चाहे घूम करके कहीं भी जाए, ठीक है ना, कहीं भी जाए, उसके नॉर्थ में ऊपर में है ना वो पोल स्टार रहता है, तो वो एंगल वहीं पे बना रहता है। पॉइंट जो होता है एक्सिस का, वो हमेशा लगेगा कि बिल्कुल सेंटर की बात नहीं है ना, ऊपर तो है ना, जो इस ऊपर, जैसे हम जो अर्थ है स्पेस में है, स्पेस में ही होगा पोल स्टार ना, ऊपर है धरती के ऊपर, धरती के ऊपर जहां भी रहेगा तो हमेशा जो उसका पॉइंट रहता है, एक्सिस का जो पॉइंट रहेगा, हमेशा पोल स्टार की तरफ ही होता है। इसलिए आपको लगेगा कि कभी भी पोल स्टार अपने लोकेशन से कभी चेंज ही नहीं हुआ। अभी समझ में आने की उम्र भी नहीं है आपको, हाँ? ले लो। प्लीज नोट दैट द पोल स्टार इज नॉट विजिबल फ्रॉम द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। देखिए, अर्थ जो रिवॉल्व करती है, तो अर्थ का जो केवल अपर हेमिस्फीयर है, मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, वहां पर ही केवल आपको ये पूरा का पूरा पोल स्टार दिखता है। क्योंकि 0 डिग्री कहां बन जाता है? इक्वेटर पे, तो इक्वेटर से नीचे कभी भी पोल स्टार हमें नहीं दिख सकता। एक्टिविटी उसके बॉक्स में एक है, वो देखिए, साउदर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल नहीं दिखता। एक्टिविटी ना पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो कल बताइएगा। आगे चलिए। Before we go further, we should know the remaining of a special unit of distance called light year. मैंने आपको बताया था, हम लोग लाइट ईयर यूज करते हैं डिस्टेंस को नापने के लिए स्पेस में। और आपको पता है कि कोई भी स्टार या प्लेनेट और ये जो हमारे यूनिवर्स में जितने भी डिस्टेंस उसी में डिस्क्राइब की जाती है और उसी मापते हैं। और ये क्या है लाइट ईयर? लाइट ईयर कितने किलोमीटर के बराबर होगी?
9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होती है। आप दिख रहे हैं ना यहाँ पर कितने जीरो क्या क्या पड़े हुए हैं, इनको कैलकुलेट करने पे ऐसा ही कुछ बनता है। एक साल में लाइट नहीं होगा तो दो ही जी अगर मून नहीं होगा मान लो तब तो ही हमें नहीं लगता, क्योंकि किसी भी सैटेलाइट के रहने या नहीं रहने से, ठीक है ना, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं रहेगा सन तो इट्स अ माने कि केवल एक ही है ना, ओनली वन रिसोर्स ऑफ एनर्जी है। अर्थ पे जो भी एनर्जी जहां से जैसे भी एनर्जी आती है वो सन के कारण। सर ये जो स्टार होता है वो स्टार रिवॉल्यूशन के द्वारा मतलब कभी दूर कभी बार होता है नहीं, मतलब डिस्टेंस कितने रहता है। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ ना कि पोल स्टार का एक पोजीशन ही ऐसे जगह पे है कि जब हमारी अर्थ जब रोटेशन करती है ना, पोजीशन के बता वहां से इसको आप वो एक्टिविटी जो है ना उसको पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर पक्का समझ में आएगा, इसीलिए एक्टिविटी दे रखी है। तो फिर मैं बताऊंगा भाई हम कहाँ मर गए हैं, ऐसा थोड़ी कल धरती खत्म हो जाएगी। देखिए तो एक लाइट ईयर का जो यूनिट होता है मेजर करते हैं वो कितना है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है, याद रखिएगा इस बात। आगे देखिए लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये भी क्लियर रखिएगा आप लोग। अर्थ से सन की जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर मतलब 150 मिलियन किलोमीटर की है, ये भी पता आपको बताया रखा था मैंने। अर्थ की सॉरी सन की लाइट को अर्थ तक आने में 8 मिनट अप्रोक्सीमेटली 8 लाइट मिनट का समय। क्या मतलब क्या नहीं, कोई नहीं कल पढ़ के आना अच्छे से, आज नहीं बताने वाला मैं, आज इसको होल्ड भी रखो आप वैसे, कोई बात नहीं, मैंने सुन लिया आपको नहीं आया, जिप बंद, मैं कल बता दूंगा। देखिए सन की लाइट के अर्थ तक आने में 8 मिनट 2 सेकेंड के करीब टाइम लगता है, ठीक है 8.2 मिनट का, और उसी के आधार पर हम अर्थ से सन के बीच की दूरी को मेजर करते हैं। सन की लाइट और सन का व्यक्ति नहीं रात में तो अर्थ पे तो रहती है, मैं वही कह रहा हूं ना, जब सूरज उगता है, ठीक है ना, जैसे सुबह में क्या होता है सूरज उगता है तो उस लाइट को वहां से यहां तक आने में, ठीक है ना, 8 मिनट 2 सेकेंड का समय लगता है, समझ रहे हैं ना। और मून भी ना हो और सन भी ना लाइट हो तो अंधेरा, अमावस्या भी तो होती है, मतलब क्या मतलब पूरा अंधेरा। और मार्स के पास तो वो भी होती है ज्यादा सन लाइट ज्यादा करता है इसकी अमावस्या के पास, अमावस्या ने पूर्णिमा, नहीं मून का तो कॉन्सेप्ट ये हटा दो, मून की तो कोई बात ही नहीं है। सन की लाइट को अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है, इस तरह से मून की लाइट को अर्थ तक आने में 2 मिनट का समय लगता है, समझ रहे हैं। मून ज्यादा फास्ट इसीलिए उतना समय लगता है, और सन की मून के पास आने हाँ। अब आगे क्या फिर से बोलिए, सन के मून के पास आने अब उसी हिसाब से कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा डिस्टेंस का, है ना, वो तो कहीं लिखा हुआ नहीं है जो बताते हैं आपको। देखिए आफ्टर द सन द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार टू अर्थ इज प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो मैंने आपको बताया था, सन के बाद जो सबसे नजदीक का तारा है अर्थ का वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 40 कितना है 40 करोड़ मिलियन किलोमीटर, 40 करोड़ मिलियन किलोमीटर जितना दूर है हमसे, मतलब कि बहुत ज्यादा दूर है। फ्रॉम द लाइट फ्रॉम द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरी टेक अबाउट 4.3 इयर्स टू रीच द, सूरज की रोशनी हम तक 8 मिनट में आ जाती है, और इस प्रोक्सिमा सेंचुरी की जो दूसरा नियरेस्ट स्टार है उसको 4 साल 3 महीने समय लग जाते हैं उस लाइट को हम तक आने में, तो समझ लीजिए कितना ज्यादा दूर, इसकी 4 साल 3 मिनट प्रोक्सिमा सेंचुरी की लाइट को आने अर्थ तक। हाँ
बिल्कुल। सो मतलब कि जब वो आपको अगर स्टार दिख रहा है, ठीक है, जैसे जब स्टार दिख रहा है इसका मतलब वो लाइट आ रही है। हाँ बिल्कुल, ऐसा हर 4 साल या 4 साल 3 महीने के बाद वो चीज आपके लिए विजिबल होगी, या कुछ दिनों तक विजिबल रहेगी भी, मतलब समझ रहे हैं? कमेंट। अच्छा, लीप ईयर की बात कर रहे हो। देखिए लीप ईयर में जन्म होता होगा उसका अरे नहीं, मना लेते हैं। जैसे छोटा बच्चा हो, चीजी के लिए रो रहा हो तो हर साल भी मना देती है मम्मी, और बड़ा हो गया जब खुद से पैसे खर्च करने होते तो 4 साल में एक बार। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। द डिस्टेंस ऑफ प्रोक्सिमा सेंचुरी स्टार फ्रॉम द अर्थ इज 4.3 लाइट ईयर। पता है आपको? आगे देखिए, तो कितने साल का गिना जाएगा ऐसे? तो उसकी कितने साल का गिना जाएगा? साल तो वही रहता है, वो उससे कोई नहीं मतलब है। ये तो ग्रह नक्षत्र की बात है ना, 1-2 दिन तो उसी तरह काउंट कर लिए जाएंगे। अब यूपीएससी का पेपर देंगे तो ऐसा थोड़ी कहेंगे नहीं 4 साल के में हुई नहीं, इतना साल कम कर दिया, वो तो पूरे जोड़ेंगे ना। हाँ, बर्थडे का पार्टी देना हो, पैसे बचाने हो, तब ये आप लोग का लॉजिक चलेगा, उसमें थोड़ी चलेगा। लीप ईयर वाला कॉन्स्टलेशन देखते हैं। देखिए, द ग्रुप ऑफ स्टार which appears from some recognizable shape or pattern is known as a constellation, जिसको तारामंडल भी कहते हैं, नक्षत्र या तारामंडल। जब ग्रुप ऑफ स्टार मिलके कोई पैटर्न बनाते, जैसे बियर जैसा बना लिए, सप्तऋषि जैसा बना लिए, कुछ भी ऐसा बना लेते हैं, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? कॉन्स्टलेशन, या हिंदी में नक्षत्र या तारामंडल कहते हैं। देखिएगा, हाँ अब देखो 88 कॉन्स्टलेशन आर नोन एट प्रेजेंट। हम लोग अभी आज के डेट में 88 ऐसे कॉन्स्टलेशन को पहचानते हैं, इतने पैटर्न हम लोग वाकिफ है उससे। Each constellation has been given a name signifying an animal, human being, or some other. Keep quiet. Human being or some other object which it appear to resemble. हम लोग किसी न किसी एनिमल का, किसी ह्यूमन, मतलब सप्तऋषि या कोई भी है ना नाम दे देंगे, या किसी भी ऐसे चीज को जिसको कि हम पहचानते हैं, जिसको देखते हैं, जिस इमेज को हमने देखा है कभी, उस इमेज के नाम पे कोई चीज का, इस कॉन्स्टलेशन का हम लोग नेम दे देते हैं। This is because the Earth rotates. All the constellation appear to move in the sky from east to west. जितना भी कॉन्स्टलेशन, नक्षत्र या जो भी तारामंडल होते हैं, आपको लगेंगे कि पूरब से पश्चिम की ओर मूव कर रहे हैं, और इसलिए ऐसा लगेगा क्योंकि हमारी अर्थ पश्चिम से पूरब की ओर करती है, जस्ट उसके अपोजिट आपको ये फील हो। अब देखो, उर्सा मेजर, ओरियन, क्या लिखा है, कैसियोपिया और लियो मेजर, ये 4 जो हैं, ये सबसे फेमस कॉन्स्टलेशन है 88 में, जो कि आप लोग की क्लास में भी है, जो आपको पढ़ना है। एक बार क्या मतलब आज आ गया तो एक साल बाद गया। हाँ बिल्कुल, ये तो हो ही सकता है, डिपेंड करता है। अब एग्जैक्ट मेरे को आइडिया नहीं कि साल में कितनी बार दिखेगा ये। अब जैसे सप्तऋषि जो है ना, कुछ ऐसे हैं कि सर्दियों में ही दिखते हैं, कुछ है कि गर्मियों की रातों में दिखते हैं, तो इस तरह से। भाई हम लोग के गुरुजी ने इतनी तो कभी बात बताई नहीं, लेकिन जब हम लोग कॉलेज में गए, बहुत बड़े हो गए, उस समय पॉल्यूशन फिर इतना हो गया कि हम लोग को दिखता ही नहीं था आकाश में कुछ। लेकिन जब छोटे थे ना, जैसे छोटे का मतलब समझ लो कि 4-5 साल 6-7 साल के, तो उसमें साइंस तो कुछ पता नहीं होता था, लेकिन तारे, ये याद है कि तारे दिखते थे। मतलब आप ये सोच लो कि अगर अमावस्या की रात हो और अगर आप छत पे सोए हुए हो, ठीक है ना, आपको लगेगा ही नहीं ना कि कुछ कहीं लाइट, और बिजली उतनी होती नहीं थी। आज की डेट में आपको स्काई 2 कारणों से नहीं दिखता रात। एक तो पॉल्यूशन के कारण, और दूसरा क्या होता है ना कि हर जगह लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट होगी, घरों की लाइट, तो मतलब ये लोअर एटमॉस्फेयर इतना चमकीला सा हो जाता है ना रात के टाइम में भी, कि आपको आकाश में उतना ज्यादा क्लियर कुछ दिखेगा। अमावस को बेटा अंधेरा होता है और चांद दूसरी तरफ चला जाता है।
अर्थ का आधा साइड जो होता है ना, बिल्कुल हाफ साइड के जस्ट अपोजिट साइड मून मूव करता है बेटे। लेकिन मून क्या है ना, मून का हम हमेशा केवल एक ही साइड देख पाते हैं। आगे पढ़ाना था लेकिन आपने पूछ दिया तो बता दें। ऐसा पता है आप लोग क्यों? मून का एक ही फेस हमने हमेशा देखा है, पीछे वाला फेस कभी नहीं देखा है। उस पे चंद्रयान 2 हम लोग भेज रहे थे, क्रैश हो गया। लेकिन चाइना वालों ने उस पे भेज रखा है और उसकी पिक्स भी ली थी। पता ऐसा ही होगा। ये मैंने एक्चुअली, वो ज्यादा बैरन भी है, एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि वो बहुत ज्यादा ठंडा है, वहां लाइट कम जाती है सन की, ठीक है। मून का एक ही हिस्सा हम क्यों देख पाते पता है? क्योंकि इसका रोटेशन और रेवोल्यूशन का टाइम एक है। 27 दिनों के करीब में अर्थ 24 घंटे में एक बार घूमती है और 365 दिनों में पूरा रिवॉल्व करती है, अर्थ के सन के चारों तरफ घूमती है। लेकिन मून में ऐसा नहीं है। मून अपने एक्सिस पे भी ऐसे घूमता है ना, धीरे 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 धीरे, कि पूरा जब अर्थ का एक चक्कर लगाएगा तो उसका भी पूरा एक रोटेशन, उसका एक पूरा रोटेशन और एक पूरा रेवोल्यूशन भी सेम ही टाइम पे होता है। इसलिए हम हमेशा जब से भी घूमता रहेगा ऐसे, हम लोग एक ही हिस्सा उसका देख पाते, दूसरा कभी देखेंगे नहीं। नहीं भाई, नहीं। जब रेवोल्यूशन और रोटेशन का टाइम सेम होगा ना, तो आपको हमेशा केवल एक ही फेस दिखेगा, दूसरा नहीं दिखेगा। एक ही फेस हमेशा दिखता है। देखो रोटेशन समझ गए, लेकिन अर्थ जब मून को देखती है, मतलब अर्थ जब मून को देखती है, तो दूसरा फेस तो आएगा, जैसे घूमेगा किसी तरफ भी घूमेगा, अगर मून दूसरे साइड से आएगा। नहीं, सन की लाइट तो है ही, वो तो बात अलग है, सन मैटर नहीं करता। लाइट तो पड़ती है, हमें मून दिखता कैसे? सन की लाइट के कारण ही तो दिखता है ना हमेशा। क्या खिचड़ी है रे? सन का मून का रोटेशन एंड रेवोल्यूशन दोनों सेम टाइम पे होने के कारण क्या होता है कि जैसे ही, अब देखो मेरी बात समझो, आपको दूसरा साइड मतलब हमको 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात इसलिए दिखती है क्योंकि 12 घंटे के बाद धरती आधी घूम जाती है, ठीक है। और अगर ऐसा ना होता तो क्या होता? हमको हमेशा या तो जिस धरती के ऐसे हिस्से में होते, या तो वहां के हमेशा जब तक देखो तब तक अंधेरा ही रहता, और नहीं तो जब तक देखो उजाला ही रहता। सोचने की बात है, धरती का आधा हिस्सा हमेशा सन के तरफ ही होता। अगर केवल 12 घंटे का रेवोल्यूशन, अगर रोटेशन आप कर देते तो, ठीक है ना। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन का सेम टाइम होने का मतलब ये हो गया कि अर्थ से हमेशा केवल एक ही साइड दिख रही है, दूसरी साइड तो हमेशा वो पीछे ही रहती है, वो सामने कभी आती ही नहीं। मेरी बात सुनो, रेवोल्यूशन और रोटेशन दोनों 27 डेज में उनका होता है। 27 डेज में होने के कारण ये होता है कि अर्थ के किसी भी जगह से आप उसका दोनों फेस कभी नहीं देख सकते। जब भी देखेंगे उसका केवल एक ही फेस दिखेगा। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मैं समझ गया आप क्या करना चाहते हैं। रुक जाओ, मैं बताता हूँ, ठीक है। मेरा फोन मेरे पास है ना, मैं आपको दिखाता हूँ।